हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। सामाजिक अध्ययन और सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ जीएस और एसएसटी में इतिहास में आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट किए हैं और कल हमने चैनल पर प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है। जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं सभी विषयों के वो सब अपडेट कर दिए हैं। आपके जो भी छूटे हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट्स में हमने विषयवार चैप्टर वाइज डिस्कस किया है व्याख्या के साथ एक एक प्रश्न को, ताकि आपकी थ्योरी भी उसी के साथ कंप्लीट होती चले। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए। और आधुनिक भारत के इतिहास के प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं कल। तो आधुनिक भारत को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, प्राचीन को भी कर लिया है। मध्यकालीन में बस आपका मुगल वंश बचता है जो इस प्रैक्टिस सेट से शुरू कर रहे हैं। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में इसको ख़त्म कर लेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में लड़ी गई थी? भारत में मुगल वंश की स्थापना से पहले चल रहा था लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम सुल्तान, अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी। 1526 में जब इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, उस वक्त भारत में 2 व्यक्ति थे, एक दौलत खान लोदी था और राणा सांगा। इन दोनों के द्वारा बाबर को निमंत्रण भेजा गया था दिल्ली पर अटैक करने के लिए, यानी इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए। और इन दोनों के द्वारा ये वादा भी किया गया था कि जब बाबर इब्राहिम लोदी पर अटैक कर रहा होगा उस वक्त ये दोनों बाबर की हेल्प करेंगे। तो 1526 में बाबर क्या करता है, अपनी सेना लेकर भारत की तरफ बढ़ता है और पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने होती हैं, जिसमें इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है, यानी इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित कर देता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में, और बाबर इस युद्ध को जीत लेता है। इब्राहिम लोदी की हार होती है और इसमें बाबर जो है, इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है। पहले सवाल का आंसर डी होगा। और इस युद्ध के समाप्ति पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर, या आप कहिए जैसे ही किसी वंश के अंतिम शासक का अंत या मृत्यु होती है, उसी के साथ में एक नए वंश का जन्म भी होता है। तो यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। किसने की? बाबर ने की। कौन से वंश को ख़त्म करके? लोदी वंश को। लोदी वंश में किस सुल्तान को? इब्राहिम लोदी को। तो आप ये भी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहा जाता है। लोदी वंश का अंतिम शासक के सुल्तान भी इब्राहिम लोदी को ही कहा जाता है। मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर है, और मुगल वंश का प्रथम शासक और संस्थापक दोनों, ये प्रश्न जो है बाबर के नाम पे है। चलिए नेक्स्ट देखें। सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। ये बात बिल्कुल सही है। जस्ट अभी देखा है हमने, 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा गया था। किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। उसके बाद अगले ही वर्ष बाबर, जो राणा सांगा और दौलत खान लोदी था, इन लोगों ने सोचा था कि बाबर जैसे और आक्रमणकारी भारत में आए, भारत में आक्रमण करके लूट लाट करके चले जाते हैं वापस, लेकिन बाबर वापस नहीं जाता है। ये यहाँ रहने का निश्चय करता है और इसको वादा किया गया था, आश्वासन दिया गया था राणा सांगा के द्वारा कि वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के लिए दूसरा अगले साल जो है खानवा का युद्ध जो है, खानवा के युद्ध की तैयारी करता है बाबर, जो लड़ा जाता है राणा सांगा और किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो ये भी आपको फैक्ट आपको याद रखने होंगे कि कौन सा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था। तो जैसे इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। खानवा का युद्ध लड़ा गया राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें राणा सांगा को हरा दिया गया, और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद में अगला युद्ध लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। तो चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय, और मेदिनी राय को बाबर हरा देता है 1528 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा जाता है महमूद लोदी और बाबर के बीच में। महमूद लोदी को बाबर हरा देता है। तो यहाँ पर आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है भाई। इसमें जो चंदेरी का युद्ध था वो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। 26 में पानीपत का, 27 में खानवा का,
28 में चंदेरी का, 29 में घाघरा का और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मात्र 4 वर्ष शासन करता है भारत में कौन? बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही नहीं था सुमेलित। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस राजा को हराया था? अब आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, राणा सांगा। ऑप्शन देखिए ऐसे क्लोज फ्रेम किए जाते हैं, तो राणा सांगा को हराया था। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? पहले तो ये पूछता है कि तुजू के बाबरी है क्या। ये है इसकी तुजू के बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है। और इसको क्या कहा जाता है? बाबर की आत्मकथा। इसको हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। भाई जब आत्मकथा होती है तो वो खुद ही लिखी जाती है जिस व्यक्ति की होती है। तो बाबर के द्वारा लिखी गई थी तुजू के बाबरी या बाबरनामा। कौन सी लैंग्वेज में? तुर्की भाषा में। ऑप्शन सी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। आप जानते हैं बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं सिंहासन पर बैठता है। अब यहाँ क्वेश्चन हुमायूं पर ही है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को जो है आप तिथि के अनुसार सही क्रम में लगाइए। ऐसे ही प्रश्न आपको पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था जिसमें बाबर के युद्ध थे उनको भी क्रम में लगाने के लिए पूछ सकता है। तो इसमें याद रखिएगा जो इसका 1532 में इसने लड़ा था दोहरिया का युद्ध, ठीक है। दोहरिया का युद्ध या देवराई के नाम से भी मिलता है। उसके बाद में जो दोहरिया का युद्ध 1532 में हुमायूं की सेना और महमूद लोदी की सेना के बीच में हुआ था। इसमें महमूद लोदी की हार हुई थी। उसके बाद में 1539 में हुमायूं और शेर खान यानी शेरशाह सूरी के बीच में एक युद्ध होता है चौसा नामक स्थान पर। बक्सर के निकट है चौसा नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ा जाता है हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में या शेर खान के बीच में। उसके बाद में होता है 1540 में बिलग्राम या इसी को बोलते हैं हम कन्नौज का युद्ध। और सबसे लास्ट में लड़ा गया था 1555 में सरहिंद का युद्ध। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट बैटल थे किसके नाम में? हुमायूं के नाम में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो हुमायूं की जो पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा, चलिए पहला, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार कब अटैक किया था? 1532 में इसने दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई थी। और 1532 में ही इसने हुमायूं ने चुनार के जो किला था इस पर अपना घेरा डाला था। और ये किसको पकड़ने के लिए डाला था घेरा? जो शेर खान था यानी शेरशाह सूरी था उसको घेरने के लिए। तो यहीं पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में एक समझौता होता है। तो ये 1532 की बात है। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जो बाबर का पहला युद्ध तो 1526 में लड़ा गया था। उसके बाद में 1527 में इसने अपना दूसरा युद्ध लड़ा था। और इसी युद्ध में खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने क्या किया था? जिहाद यानी मोटिवेट करने के लिए जिहाद की घोषणा की थी। तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा। और इसी युद्ध के बाद में इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, गाजी की उपाधि। जैसे ही पूछता है कि किस एक युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था, तो ये है बैटल ऑफ खानवा। बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? इस सवाल भी पूछा हुआ है। तो ये काबुल में की थी इसने। भारत के मुग़ल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो पहले किस व्यक्ति का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था? तो इसका पूरा नाम आप याद रखें, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये इसी ने रखा था अपना नाम। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन यानी असर्शन कहा गया है, दूसरे को कारण यानी रीज़न कहा गया है। तो पहला जो असर्शन है, जो कथन है, स्टेटमेंट है, उसमें कहा गया है जो बाबर था इसने बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था।
तो ये बात तो सही है, हमने देखा था बाबर ने जो बाबरनामा है या तुजू के बाबरी है उसको किस लैंग्वेज में लिखा, टर्किश लैंग्वेज में। ये बात सही है। अगला जो रीज़न है इसका ये बताया गया है क्योंकि उस वक्त तुर्की भाषा मुग़ल दरबार की राजभाषा हुआ करती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी क्या तुर्की। जो तुर्की भाषा मुग़लों की क्या थी, मुग़ल दरबार की राजभाषा थी, ऐसा नहीं था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तुर्कों की जो दरबार की भाषा हुआ करती थी वो फ़ारसी थी, ठीक है, फ़ारसी थी। तो इसमें पहला सही हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। आंसर सेलेक्ट करेंगे, ए सही आर गलत, ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आपको याद है, ये है शेर खान, ऑप्शन बी। जो फरीद बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। बचपन का नाम इसके फरीद था, शेर खान इसका टाइटल था, शेरशाह सूरी बाद में बना, ठीक है, तीनों नाम इसी के हैं। इसने जो शिक्षा अपनी हासिल की थी वो जौनपुर से हासिल की थी। शेरशाह सूरी पर प्रश्न सुन लीजिए। शेरशाह सूरी या शेर खान फरीद भारत में सूरवंश का संस्थापक था या सूरी डायनेस्टी का फाउंडर था। इसका जन्म होता है 1472 में। इसके बचपन का नाम था फरीद, ठीक है। 1522 में दक्षिण बिहार के सूबेदार हुआ करते थे बहार खान लोहानी। तो बहार खान लोहानी के यहाँ ये इसको नियुक्ति मिल जाती है, इन्हीं के साथ में रहता है ये। एक बार बहार खान लोदी पर एक शेर अटैक करता है और फरीद के द्वारा उस शेर को मार कर गिरा दिया जाता है। तो उसी वक्त बहार खान लोहानी ने फरीद को शेर खान कहा, ठीक है, शेर खान की उपाधि दी। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए ये तो है इसका शेर खान बनने का जो कॉन्सेप्ट या फिर जो पीछे की स्टोरी छोटी सी। शिक्षा इसकी जौनपुर में हुई थी। चांदी का रुपया किसने शुरू किया था। शेरशाह सूरी के द्वारा ही शुरू किया गया था। किसानों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी। ये भी शेर शाह ने ही स्टार्ट किया था। देखो इसमें जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, इसकी लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था शेरशाह सूरी का, इसमें पट्टा जो है वो एक तरीके से क्या हुआ करता था, एक राजकीय पत्र को कहा जाता था। उसमें जो भी उपज जो प्रोडक्शन होता था खेत से, कृषि से जो उत्पादन होता था, तो इसमें क्या होता था, इस पत्र में यानी इस पट्टे में क्या होता था, उसमें उपज का क्षेत्र कितना उत्पादन हुआ है और उसमें भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी। और एग्रीमेंट जो होता था उस एग्रीमेंट को बोला जाता था कबूलियत, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था इसके टाइम पे, शेरशाह सूरी के टाइम पे। तो इसने जो है किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने क्या किया, पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को अपनाया था इसने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये सासाराम में है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्मारक मॉन्यूमेंट का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था एक। दीन पनाह को तोड़वाकर शेरशाह ने क्या किया, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया और उसने पुराने किले में ही किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया इसी के अंदर। तो ये दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का कंस्ट्रक्शन शेरशाह ने करवाया था। और एक रोहतासगढ़ का किला भी इसके द्वारा ही बनवाया गया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन का संबंध किससे है। ये स्टेटमेंट भी शेरशाह का ही है, ऑप्शन सी। अच्छा प्रश्न है, साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है। तो शेरशाह एक महान साम्राज्य निर्माता हुआ था, दृढ़ संकल्प रखता था, बहुत चतुर चालाक था, कुशल व्यक्ति था। आगे चलकर जब अकबर होता है तो अकबर भी जो है बहुत सारे रेफरेंस इसके कार्य से लेता है, यानी अकबर से इसका कंपैरिजन किया जाता है, ऑप्शन बी। शेरशाह के शासनकाल में जो गांव के प्रशासन होते थे उसके लिए जो अधिकारी नियुक्त होता था उसको क्या कहते हैं। तो ये था मुकद्दम, ऑप्शन ए। जो शेरशाह था उसकी लगान व्यवस्था कौन सी थी। तो इसकी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। तो शेरशाह की जो लगान व्यवस्था थी मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी। इसमें किसानों से जो है डायरेक्टली वो जो है संपर्क स्थापित करता था
और इस रैयतवाड़ी सिस्टम में शेरशाह को जो लगान देने की व्यवस्था की गई थी, उसमें लगान के रूप में नगद कैश भी दिया जा सकता था और अनाज दोनों के रूप में लगान देने की छूट दी गई थी, लेकिन जो प्राथमिकता थी वो नगद अदायगी को दी गई थी। तो इसमें आंसर बी होगा, रैयतवाड़ी। शेरशाह के समय तांबे के जो दाम और चांदी के जो रुपया थे, इसका एक्सचेंज रेट क्या हुआ करता था? तो ये था 64:1। यानी यहाँ पर आप अगर इसको रिवर्स करके पूछेगा, क्रमशः यहाँ लगाए हुए हैं, देखो 64 किसके लिए, अगर एक चांदी का रुपया है तो किसके बराबर होगा, वो तांबे के 64 दाम के बराबर होगा। ठीक, इसको अगर रिवर्स करके पूछेगा आपको तो चांदी का रुपया पहले लिखेगा और तांबे का दाम बाद में लिखेगा, तब आपको ये रेशियो हो जाएगा 1:64। ठीक है, तो अभी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये और तांबे के दाम का अनुपात 1:64 था। मैंने इसको ऐसे बोला, इसको पहले बोल दिया, इसको बाद में, तब वो 1:64 बोलेंगे, इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है। जो 1 रुपया था वो तांबे के 64 दाम के बराबर था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? तो शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन डी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़ ने। ऑप्शन ए, मेवाड़। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ से थी? तो ऑप्शन डी, मंडला की। तो जो गड़क टंगा है, यह इसी को गोंडवाना कहा जाता है। 1564 ईस्वी की बात है। इसमें जो है एक स्वतंत्र राज्य था और इस राज्य पर जो संग्राम सिंह थी, उनकी पत्नी संग्राम सिंह की विधवा जो थी रानी दुर्गावती थी यहाँ पर, और इस युद्ध में जो है रानी दुर्गावती को हरा दिया गया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका वर्ष आपसे पूछ सकता है, तो 1576 याद रखेंगे। अकबर के दरबार में आप जानते हैं 9 विशेष लोग हुआ करते थे, 9 विशेष दरबारी, जिन्हें अकबर के नवरत्न कहा जाता था। कौन कौन थे नवरत्नों में? बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और फैज़ी, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। ये थे कुल मिलाकर 9 लोग, और उनमें से एक थे टोडरमल। तो टोडरमल ने जो है भूमि संबंधी सुधार के कार्य किए थे, तो ये भू राजस्व से संबंधित थे। बीरबल का नाम पूछ सकता है आपसे। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। ठीक है, महेश दास। और आईने अकबरी और अकबरनामा जो किताबें लिखी गई थी वो अबुल फजल के द्वारा ही लिखी गई थी। तानसेन किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? कवि थे, क्या थे बताइए? तानसेन एक्चुअली संगीत सम्राट थे अकबर के दरबार में। ठीक है, तो संगीत सम्राट तानसेन का जन्म भी पूछता है आपसे, तो ग्वालियर में हुआ था, और इनका असली नाम था रामतनु पांडे। कई बार पूछा हुआ है। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में शुरू किया था? 1582 में शुरू किया था। पूछता है किसने शुरू किया था दीन इलाही को? अकबर ने। मनसबदारी जो सिस्टम था ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ये भी बहुत पूछा जाता है। अकबर ने इसको शुरू किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला का एग्जाम्पल है? जो हुमायूं का मकबरा है वो मिक्सअप है किसका? भारतीय शैली और फारसी शैली का। महाभारत का फारसी में ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया? तो किस नाम से किया गया? ये बहुत पूछा जाता है। महाभारत का जो फारसी ट्रांसलेशन है उसको हम रज़मनामा कहते हैं। ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ व्यक्ति कौन था? ये था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच था ये। ऑप्शन बी। तो अकबर तक डिस्कस कर लिए हैं हमने ये क्वेश्चन। आगे भी जो मुग़ल बादशाह बचते हैं उनको भी यहाँ कंप्लीट करेंगे हम। 1 से 2 प्रैक्टिस सेट और रहेंगे, इतिहास कंप्लीट हो जाएगा आपका। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।